दोस्तों, विंटर सीजन आ चुका है। टूरिस्ट इस समय पहाड़ों पर स्नोफॉल एंजॉय करने जाते हैं। स्नोफॉल की बात हो और कश्मीर का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज हम आपको धरती की जन्नत पर लेकर चलेंगे। वीडियो में बात करेंगे कि कश्मीर कैसे पहुँचे, ट्रेन, फ्लाइट और कार से कितना खर्चा होगा। मैं आपको कश्मीर घूमने का सबसे सस्ता और आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप 120 रुपये में श्रीनगर से गुलमर्ग, 220 रुपये में पहलगाम और 190 रुपये में सोनमर्ग पहुंच सकते हैं। जी हाँ, ये इतना सस्ता होने वाला है। बाकी ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ दें तो कश्मीर की वन वे की ये ट्रिप आपकी हो जाएगी मात्र 1675 रुपये में। चौंकने वाली बात नहीं है, ये कैसे होगा धीरे धीरे वीडियो में क्लियर होता जाएगा। साथ ही बात करेंगे कि होटल कहाँ लें, हाउस बोट में स्टे कैसे करें, शिकारा राइड का कितना खर्चा है, गोंडोला का टिकट कैसे बुक करें, कश्मीर में क्या दिक्कत परेशानी होगी। जी हाँ, अगर आप कुछ बातों से अनजान रहे तो ये टूर आपकी जेब के साथ साथ आपकी ज़िंदगी पर भी भारी पड़ सकता है। यहाँ स्कैम बहुत होता है, रुपए ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मांगे जाते हैं। इससे कश्मीर का आपका अनुभव ख़राब भी हो सकता है और तब आप बोलोगे कि मैं फिर कभी कश्मीर नहीं जाऊँगा। तो वो कंडीशन आने से अच्छा है कि कुछ मूल बातें जान लें। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तो सही ही। बेफिक्र होकर बैठिए, आपकी ये ट्रिप बहुत शानदार और कम खर्चे की होने वाली है। तो चले इस सफ़र की शुरुआत दिल्ली से करते हैं। आप भारत के अलग अलग कोनों से होंगे तो हम एक फिक्स लोकेशन राजधानी दिल्ली को मान लेते हैं। शानदार बर्फीले रास्तों को देखने और कम रुपए में कश्मीर जाने के लिए ट्रेन का विकल्प चुनना होगा, जिसमें पहले दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जिसमें स्लीपर सीट का किराया 405 रुपये है। कटरा पहुंचने के बाद वहां से डायरेक्ट श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेन चलती हैं। यानी अब आप केवल एक ट्रेन चेंज करके दिल्ली से कश्मीर पहुंच सकते हैं। पहली वंदे भारत सुबह 8:10 पर शुरू होकर 11 बजे श्रीनगर पहुंचा देती है, मात्र 3 घंटे में, जिसमें एसी चेयर कार का किराया 720 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 1325 रुपये है। दूसरी वंदे भारत का जो टाइम है वो है शाम के 2:55 पर। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन का ये सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है। विंटर में रास्ते पर चारों तरफ स्नोफॉल ही देखने को मिलेगी। कश्मीर में सामान्यतः मिड जनवरी से मिड फरवरी तक अच्छी खासी बर्फ़ पड़ती है। ट्रेन की ये बर्फीली यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी। किराए पर दोबारा नज़र डालें तो दिल्ली से कटरा 405 और कटरा से श्रीनगर 720, यानी मात्र 1125 रुपये में आप दिल्ली से कश्मीर पहुंच गए। तो बताओ, है ना आसान और अच्छा तरीका। वंदे भारत चलने से पहले टूरिस्ट क्या काम करते थे, वो दिल्ली से जम्मू या उधमपुर तक ट्रेन लेकर आते थे। फिर उधमपुर से शेयरिंग टैक्सी करके बनिहाल पहुंचते थे। उसके बाद बनिहाल से पैसेंजर ट्रेन द्वारा 20 से 30 रुपये में श्रीनगर। ये ऑप्शन अभी भी खुला है। अगर कटरा से ट्रेन ना मिल पा रही हो तो ऐसे भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा ज़्यादा है और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो फ़्लाइट से भी आ सकते हैं। 1-2 महीने पहले टिकट लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर वन वे 5,000 रुपये के आसपास हो जाता है और वापसी में 6 से 6,500 रुपये, यानी 11 से 12,000 रुपये में हवाई जहाज़ से राउंड ट्रिप भी कर सकते हैं। अब आप कश्मीर की समर कैपिटल यानी श्रीनगर पहुंच गए तो ट्रेन से आए हैं तो श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो वहां से लाल चौक और डल गेट के लिए शायद 6 नंबर की सिटी बस चलती है, जिसका किराया 20 रुपये है। और अगर फ़्लाइट से आ रहे हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेकर होटल पहुंच सकते हैं। एयरपोर्ट से जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट की जो है सरकारी बस भी चलती है, जिससे डल लेक के पास TRC, लाल चौक, डल गेट या जहांगीर चौक पहुंच सकते हैं। 80 रुपये में आप एयरपोर्ट से TRC पहुंच जाओगे। शेयरिंग टैक्सी के शायद अगर एयरपोर्ट से करते हैं तो 200-250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से लगते हैं।
देखिए, लोगों का सवाल होता है कि होटल कहाँ लें। वैसे तो श्रीनगर में कहीं भी ले सकते हैं, पर डल लेक रोड के आसपास जो है कुछ जगह हैं, जैसे डल गेट, लाल चौक या टीआरसी के पास, वहाँ होटल लेना सही रहता है। इससे आप लेक पर भी घूम सकते हैं और गुलमर्ग जाने के लिए भी वाहन वहीं से मिल जाते हैं। डल झील एक बड़ी झील है। इसके ऊपर लकड़ी की नाव जैसे जो घर बने आप देख रहे हैं ना, उनको कहते हैं हाउस बोट। उनमें स्टे करने का भी अपना अलग आनंद है। इसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। झील के पास वाली रोड पर कई घाट नंबर बने हुए हैं, जैसे घाट नंबर 1, 2, 3, 15, 16, इस तरह से काफ़ी सारे घाट हैं। डल गेट के एक छोर या कहें कि किनारे पर, कि मतलब जहाँ से डल लेक शुरू होती है वहाँ एक ब्रिज है या कहें कि एक चौराहा है, उसको कहते हैं डल गेट। तो डल गेट से 3 किलोमीटर दूर दूसरी लोकेशन है फेमस लाल चौक, जिसको श्रीनगर का मेन सेंटर पॉइंट बोला जाता है। वहाँ घंटा घर के आसपास रूम मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ होती है, तो अगर भीड़ भाड़ पसंद नहीं तो उससे आगे बढ़ जाइए। तीसरी लोकेशन है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर यानी टीआरसी। वहाँ भी रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है और पास में रोडवेज और टैक्सी स्टैंड भी है, जहाँ से एयरपोर्ट के लिए 80 रुपये में बस मिल जाती है। चलिए, होटल की लोकेशन की बात हो गई, अब देखते हैं कि इनकी ऑनलाइन बुकिंग कैसे करें। वैसे अगर आप गूगल करेंगे तो श्रीनगर में बहुत सारे होटलों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अच्छा और सुरक्षित तरीका बताता हूँ। वो है जम्मू कश्मीर टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि JKTDC के होटल का। ये जम्मू कश्मीर सरकार के होटल हैं। इनकी ऑनलाइन बुकिंग jktdc.co.in से हो जाती है। वहाँ पर सेलेक्ट सिटी में श्रीनगर, टंगमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग, जहाँ भी आपको रुकना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रूम टाइप में जाइए और जो भी आपको रूम चाहिए जैसा भी, वहाँ उसको चुन ले। फिर डेट डालकर बुक नाउ करेंगे तो डिटेल खुल जाएगी। इस वेबसाइट पर श्रीनगर में जितने भी होटल्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे रूम टाइप, होटल नेम, लोकेशन और प्राइस, सब जानकारी है। भाई साहब, बड़ी मेहनत लगी है कश्मीर में होटलों की लिस्ट बनाने में। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी अच्छा लगे, जो लोकेशन सूट करे, उनको ले लीजिए। 1800 रुपये से प्राइस शुरू हो जाता है। इनमें पहला होटल हीमेल डल लेक के सामने है। ये एक बड़ा होटल है जिसमें डिलक्स रूम 2500 रुपये और सुपर डिलक्स 2800 रुपये में है। दूसरा होटल टीआरसी में कोंगपोस नाम से है। यहाँ से डल लेक का घाट नंबर 1 करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। टीआरसी में बने काउंटर से घूमने फिरने से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर। और पास में टैक्सी एवं बस स्टैंड भी है। एक टैक्सी स्टैंड डल लेक के सामने भी है, तो वहाँ से टैक्सी की जानकारी ले सकते हैं या टीआरसी से। JKTDC का नेक्स्ट होटल है लाला रुख, लाल चौक घंटाघर के पास है। इनके अलावा होटल कश्मीर रेजिडेंसी और चश्मे शाही रिजॉर्ट से भी कमरे मिलते हैं। इन होटलों का ये फ़ायदा है कि ये सरकार के अंडर है, मतलब इनकी जवाबदेही बनती है। कुछ अगर गड़बड़ लगे तो शिकायत भी कर सकते हैं, इसलिए अन्य होटलों के मुकाबले यहाँ रुकना थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। विंटर में कहीं भी होटल लेने से पहले ये पूछ ले कि रूम में हीटर या इलेक्ट्रिक बेड, वार्मर या ब्लैंकेट मिलेगा या नहीं, मतलब गर्म वाला जो बिजली से चलता है, क्योंकि रात को यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो कमरे को गर्म रखने की सुविधा ज़रूर लेनी चाहिए। कई होटल वाले पहले बोल तो देते हैं कि हाँ मिल जाएगा, पर बाद में वो देते नहीं, या फिर दूसरे कमरे से बारी बारी शेयर करना पड़ सकता है। कश्मीर में कोई भी एक्टिविटी, बोटिंग या होटल लेने से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में ये लोग रेट बढ़ा देते हैं या कुछ अपनी कंडीशन थोप देते हैं। बोलते कुछ हैं और मांगते कुछ हैं। मित्रों, श्रीनगर आए और डल लेक के ऊपर बनी हाउस बोट में नहीं रुके तो फिर क्या आए। अगर पहली बार आ रहे हैं तो एक रात हाउस बोट में ज़रूर बिताएं। ये पानी पर तैरता हुआ होटल है जिसमें रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था है। इनके रेट करीब 1500 रुपये से शुरू हो जाते हैं। कमरे के अंदर प्रॉपर डबल बेड मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा होगी और वॉशरूम में नहाने का टब भी है। लेकिन लेने से पहले चेक कर लें कि कहीं कोई स्मेल तो नहीं आ रही,
क्योंकि कभी कभी रुके हुए पानी या गंदगी की वजह से थोड़ा बहुत स्मेल आ सकती है, वरना ज़्यादातर हाउस बोट ठीक ही रहती है। इनके चार्ज में खाना इंक्लूड रहता है। अगर आप मेरी तरह शाकाहारी हैं तो हाउस बोट वाले से पहले बात कर लें कि हमें प्योर वेज चाहिए। वो या तो खुद बनाएगा या फिर रोड किनारे किसी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट से लेकर देगा। वेजिटेरियन लोगों के लिए कश्मीर में रेस्टोरेंट तो हैं, लेकिन थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चल कर देखते हैं। तो JKTDC वेबसाइट पर हाउस बोट 4 सीजन्स नाम से 2415 रुपये में एक हाउस बोट दिखा रहा है। पता नहीं ये कैसी है, मैंने तो देखी नहीं, पर आप चाहे तो इसकी बुकिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन पहले रिव्यू ज़रूर देख लेना। मेन रोड पर डल लेक में बहुत सारी हाउस बोट हैं, उनमें से जो भी अच्छी लगे वो कर लीजिए। देखिए बर्फबारी के समय झील कितनी सुंदर दिखती है। सुंदर कहे अपने लिए तो सुंदर है टूरिस्टों के लिए, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए बर्फबारी यहाँ थोड़ी समस्या पैदा कर देती है यातायात के लिए। स्नोफॉल और माइनस टेम्परेचर से डल लेक जमने लगती है। लोकल लोग बता रहे थे कि ये झील इतनी ज़्यादा जम जाती है कि इसके ऊपर लोग चल और खेल भी सकते हैं। पानी के ऊपर बर्फ़ की चादर जमती जा रही है। नाव वाले बर्फ़ हटाकर रास्ता बना रहे हैं और इसी तरह से वो बर्फ़ को काट कर आगे बढ़ते हैं पानी में। जैसे ही हम फ्लाइट के लिए निकलने वाले थे, उसी रात को भीषण बर्फबारी शुरू हो गई, जिस कारण फ्लाइट और रास्ते बंद हो गए थे। इससे हम कुछ दिनों तक कश्मीर में ही फंसे रहे। स्नोफॉल अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो यातायात बंद होने के चांस रहते हैं, इसलिए जनवरी फरवरी में एक्स्ट्रा दिन लेकर चले। मित्रों, एक बात का ध्यान रखें कि कश्मीर टूर में ठगे जाने से बचें। यहाँ बहुत ज़्यादा लूट होती है। लूट मतलब ऐसे नहीं कि आपके रुपए छीन लेंगे, ऐसे नहीं। लूट होता है स्कैम, कि आपसे ये रुपए बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे और मीठा मीठा बोलकर एक्स्ट्रा रुपए वसूल लेते हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ ताकि आप सावधान रहें। मैंने इससे पहले ऋषिकेश की महंगाई के बारे में भी बताया था। कश्मीर में ये जितने रेट बताए, आप उससे आधे से भी कम करके बोले। कंजूस बने रहोगे ना, कंजूस, तभी कश्मीर में रुपए बचा पाओगे। कुछ देर बाद वो अपने आप नॉर्मल प्राइस पर आ जाते हैं। इसलिए यहाँ सौदेबाजी करना ज़रूरी है, तभी रेट कम हो पाएंगे। जैसे हम पहली बार गए थे ना, तो बहुत लुटे थे भैया, बहुत पैसों का नुकसान हुआ हमारे और खर्चा काफ़ी हो गया था। इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। जब डल लेक पर आ ही गए हैं तो शिकारा राइड करना ना भूलें। शिकारा एक तरह की सजी धजी नाव होती है, जिसमें घंटे के हिसाब से राइड होती है। शिकारा वाले 1 घंटे के 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन मांगते हैं, पर आप 300 रुपये से ज़्यादा ना दें। नाव वाले डल लेक में कुछ जगह घुमाते हैं, जैसे मीना बाज़ार, नेहरू पार्क, फ्लोटिंग मार्केट आदि कुछ जगह। इस मार्केट में काफ़ी महंगाई है। जो चीज़ 100 रुपये की होगी ना, वो यहाँ 500 की बताएंगे। इसलिए अगर यहाँ से कोई चीज़ खरीद भी रहे हैं ना, तो जब तक पूरी जानकारी ना हो उस चीज़ को ना ले, या फिर थोड़ा सतर्क रहें। पश्मीना सोल बोलकर ये नॉर्मल सोल थमा देते हैं। आगे भी जब गुलमर्ग में हम देखेंगे तो इस तरह के बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। श्रीनगर में डल लेक के अलावा भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं, जैसे लाल चौक, शंकराचार्य मंदिर, परी महल, चश्मे शाही, शालीमार बाग, निशांत बाग, हरी पर्वत किला आदि। ट्यूलिप गार्डन भी है, जो 74 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। यहाँ पर मार्च लास्ट से मिड अप्रैल तक 60 से 70 किस्म के करीब 15 लाख से ज़्यादा फूल खिलते हैं, लेकिन विंटर में वहाँ जाने का उचित समय नहीं है। श्रीनगर में ऊंचे पहाड़ पर बने शंकराचार्य मंदिर जाने का रास्ता दिखा देता हूँ। जब हम वहाँ गए थे तब कैसा व्यू था, ये देखो, है ना कमाल की सुंदरता। श्रीनगर से शंकराचार्य मंदिर 11 किलोमीटर है। समय हो और मंदिर खुला हो तो वहाँ ज़रूर होकर आइए। पहाड़ी पर बना ये मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना है, जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। श्रीनगर में घूमने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए।
मैंने कश्मीर सीरीज में करीब 27 एपिसोड पहले से बनाए हुए हैं, ज़्यादा डिटेल के लिए उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, श्रीनगर के बाद अब अगली महत्वपूर्ण जगह की ओर चलते हैं। वो है श्रीनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग, जिसमें करीब 1.5 घंटे लगते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले कंफर्म कर लें कि रास्ता खुला है या नहीं, क्योंकि हैवी स्नोफॉल के चलते कुछ समय के लिए रास्ता बंद भी हो सकता है। ऐसा ही पहलगाम और सोनमर्ग के लिए भी है। सोनमर्ग का तो ज़्यादातर रास्ता सर्दियों में बंद ही रहता है, तो इसलिए वहाँ पहुँचने से पहले पूछ लें लोकल वालों से कि रास्ते की क्या कंडीशन है। प्राइवेट कार से गुलमर्ग पहुँचने की बात बाद में करेंगे, पहले कम बजट वाला तरीका देख लेते हैं। तो सस्ते में गुलमर्ग पहुँचने के लिए पहले डलगेट चौराहे या लाल चौक के पास बने बस स्टैंड पर जाना होगा। डलगेट से पारिमपोरा, जिसे मंडी बस स्टैंड भी कहते हैं, वहाँ के लिए 1 और 6 नंबर की इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। किराया 20 रुपये है। 20 मिनट में आप डलगेट से मंडी बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। बटमालू से भी बसें चलती हैं। मंडी से कश्मीर की अलग अलग जगहों के लिए बस और टैक्सी मिलती है। हमें गुलमर्ग जाना है। मंडी बस स्टैंड या पारिमपोरा से डायरेक्ट गुलमर्ग तक कोई भी शेयरिंग टैक्सी नहीं जाती। इसके लिए पहले आपको मंडी से तंगमर्ग पहुंचना होगा। पारिमपोरा से तंगमर्ग करीब 32 किलोमीटर है, जिसके लिए टाटा सूमो, टवेरा, बुलेरो आदि शेयरिंग टैक्सियाँ चलती हैं। इनका पर पर्सन किराया 50 रुपये है और बस का 100 रुपये। ये टैक्सी 9 सवारी लेकर यानी फुल भरकर चलती हैं, तो आपको कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब हम तंगमर्ग पहुंच गए, उसके बाद क्या करना है तो ये अभी बताएंगे। तंगमर्ग में भी JKTDC का एक होटल है, जिसमें 4 तरह के कमरे उपलब्ध हैं। यहाँ 560 रुपये में सिंगल के लिए डोरमेट्री भी है, तो अगर आप अकेले आ रहे हैं तो यहाँ पर रुक सकते हैं। तंगमर्ग पहुंचकर आपको टैक्सी चेंज करके गुलमर्ग जाने वाली टैक्सी में बैठना होगा। यहाँ से गुलमर्ग 13 किलोमीटर है। विंटर सीजन में रास्ते पर ज़्यादा बर्फ़ हो तो पिछले टायरों पर जंजीर बांधी जाती है, जिससे वाहन ना फिसले। तंगमर्ग से गुलमर्ग शेयरिंग टैक्सी के 50 और बस से 100 रुपये लगते हैं। इस तरह हम देखें तो डलगेट से मंडी तक बस किराया 20 रुपये, फिर मंडी से तंगमर्ग 50 और तंगमर्ग से गुलमर्ग 50, यानी 120 रुपये में आप श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच जाते हैं। तंगमर्ग में द्रंग नाम से एक वाटरफॉल है, जो सर्दियों में जम जाता है और कुछ ऐसा दिखता है। अगर समय हो तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर काफ़ी टाइम लगेगा आपको जाने और आने में। तंगमर्ग में गाड़ी इसलिए चेंज करनी होती है क्योंकि इस एरिया की अलग टैक्सी यूनियन है। यहाँ से आगे सिर्फ लोकल वालों की गाड़ी जाती है, यानी इनके एरिया में है तो इनकी ही गाड़ी लेनी होगी। लोकल वालों के लिए तो ये ठीक है कि उनकी कमाई हो जाती है, पर यार इसका कुछ ना कुछ ऐसा समाधान ज़रूर निकलना चाहिए जिससे टूरिस्टों को भी आसानी हो। बताओ, श्रीनगर से गुलमर्ग मात्र 51 किलोमीटर है और उसमें भी वाहन चेंज करना पड़ेगा। प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हैं तो भी तंगमर्ग से दूसरी टैक्सी लेनी ही होगी। मतलब शेयरिंग से आए या प्राइवेट टैक्सी चेंज ही करनी है, जिससे टूरिस्टों को काफ़ी असुविधा होती है। पहलगाम और सोनमर्ग में भी टैक्सी यूनियन है, पर एटलीस्ट श्रीनगर से वहाँ तक तो कार से पहुँच ही जाते हैं। बाद में भले ही लोकल की करनी पड़े साइट सीइंग के लिए, लेकिन पहलगाम या सोनमर्ग तो पहुँच ही जाते हैं श्रीनगर से। लेकिन यहाँ पर बड़ा वो है यार, वो तो है भी 80-90 किलोमीटर, गुलमर्ग की तरह नहीं कि मात्र 13 किलोमीटर पहले फिर से वाहन चेंज करो। खैर, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। बर्फ़ के समय तंगमर्ग से गुलमर्ग का रास्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है। बर्फीला रास्ता और दोनों किनारे पेड़ वाकई ज़बरदस्त लगते हैं। प्राइवेट कार की बात करें तो जहां से बुक करोगे वहां पहले कंफर्म कर लेना कि तंगमर्ग में कार चेंज करनी होगी या डायरेक्ट गुलमर्ग पहुंचा दोगे। वैसे तो ज़्यादातर चेंज ही करनी होती है, फिर भी पूछ लेना। जब हम प्राइवेट टैक्सी से श्रीनगर से तंगमर्ग पहुंचे थे तो एक रात हमारा तंगमर्ग में स्टे हो गया था लेट होने की वजह से। फिर अगले दिन सुबह वही गाड़ी हमें लेकर गई गुलमर्ग, यानी कि हमें चेंज नहीं करनी पड़ी। ड्राइवर ने शायद लोकल यूनियन से कोऑर्डिनेट कर लिया हो या पता नहीं चुपके से ले गया हो, क्या है हमें नहीं पता। और हमें तब इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी कि गाड़ी चेंज करनी होती है। जैसे ड्राइवर ले गए हम वैसे ही चले गए। श्रीनगर से तंगमर्ग प्राइवेट कार 1 वे के 4 सीटर जैसे स्विफ्ट, इटोस, वैगनार के 2000 से 2500 रुपये और 6 सीटर के
जैसे इनोवा, जाइलो, टोयोटो, अर्टिगा आदि के लगते हैं 2500 से 3000 रुपये पूरी गाड़ी के। फिर तंगमर्ग से गुलमर्ग दूसरी प्राइवेट कार करनी होगी, इसके 500 या 1000 रुपये और मान कर चलो। बड़ा झंझट है यार। कुल मिलाकर कहूँ तो अगर 2 से 3 व्यक्ति हैं तो शेयरिंग कार कर लो, और 4 या उससे ज़्यादा हैं तो प्राइवेट कार। अब हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन गुलमर्ग पहुंच चुके हैं। शेयरिंग टैक्सी या बस आपको जहां उतारेगी वहां से गुलमर्ग गोंडोला करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है। वहां जाने से पहले आपको गुलमर्ग का एक खुला मैदान देखने को मिलेगा, जिसमें गोल्फ कोर्स का भी एरिया है, जो फ़िलहाल बर्फ़ के नीचे दबा है। सारे एरिया में बर्फ़ ही बर्फ़ है। गुलमर्ग में श्रीनगर के मुकाबले काफ़ी स्नोफॉल होती है। जैसे ही आप गुलमर्ग उतरोगे, स्कीइंग, स्लेज और बाकी एक्टिविटी तथा गाइड वाले आपको घेर लेंगे कि हमारा ये पैकेज ले लो, वो ले लो, हम आपको ये कराएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ गाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुला मैदान है, आराम से घूमिए। जो स्थान जहाँ है वो थोड़ी दूर से ही दिख जाता है, मतलब गाइड की कोई आवश्यकता नहीं है। बीच में ऊंचाई पर शिव मंदिर है। महादेव के इस मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। हर हर महादेव। वो गाना सुना होगा ना आपने, राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया था, जो कि जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़। वो 1974 में फिल्म आई थी, आपकी कसम। तो ये गाना उसका यहीं फिल्माया गया था। इसके अलावा यहाँ एक पुराना चर्च भी है। बर्फ़ ज़्यादा हो तो 250 से 300 रुपये में शूज़ और स्नो ड्रेस किराए पर मिल जाते हैं। अगर आप गोंडोला से ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही स्कीइंग या अन्य एक्टिविटी करें, क्योंकि वो ऊंचाई पर है, वहाँ अच्छा एडवेंचर मिलेगा। अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो इसी मैदान में 200 से 300 रुपये में स्कीइंग कर सकते हैं। इसके अलावा 100-200 रुपये में स्लेज भी हो जाती है। स्लेज होती है जो बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहिए की लकड़ी की गाड़ी, छोटी सी एक, जिस पर आप बैठते हैं और एक व्यक्ति उसको खींचता है। उस पर बैठकर ढलान पर नीचे फिसल कर भी आते हैं, तब तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो नॉर्मली खींचते हैं, पर जब ढलान से नीचे आओगे तब सही लगेगा। इसका यहाँ 1000 रुपये तक मांगा जाता है, लेकिन 200 रुपये से ज़्यादा ना दे। बाकी आपकी मर्ज़ी, फालतू रुपए है तो एडवेंचर के लिए एक्स्ट्रा रुपए दे दो और फिर गाइड भी कर लो। मैं आपको अपनी कहानी बता देता हूँ। जब हम पहली बार गुलमर्ग आए थे तो लोकल लोगों ने कहा कि पैकेज ले लो, हम आपको स्लेज पर घुमाएंगे, गाइड भी देंगे, और पता नहीं भैया क्या क्या लुभावनी मीठी बातें की। तो हम उनकी अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने की, भैया हम भी उनके उसमें आ गए बहकावे में कि यार ये जब इतना अच्छा बोल रहे हैं तो फिर झूठ थोड़ी बोलेंगे। कश्मीर में ऐसे ही होता है, मीठा मीठा बोलकर काटते हैं जेब, मतलब एक्स्ट्रा रुपए वसूलते हैं। चूँकि हम पहली बार कश्मीर आए थे, ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। ड्राइवर जिस पर हम भरोसा करके चल रहे थे, बाद में पता चला कि वो भी इनसे मिला हुआ है। वो हमसे बोला कि ये बहुत सस्ता पैकेज दे रहे हैं, ले लो। लेकिन ड्राइवर का भी कमीशन रहता है। इस तरह हमारे 3000 रुपये गुलमर्ग में चले गए। और हमें क्या मिला? बस स्लेज पे बैठे हम, स्नो ड्रेस और एक गाइड। गाइड ने क्या बताया, जो सामने था वही हमने देखा, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला। इसलिए भाई साहब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सतर्क रहे। और हाँ, यहाँ पर फोटोग्राफ़र भी होते हैं कि हम आपके फ़ोटो खींचेंगे। अब भैया हम मना करते गए, लेकिन वो पीछे पड़ गया, तो हमें वो भी मजबूरी में करना पड़ा। उसने अलग से पैसे लिए और फ़ोटो ऐसे आए भाई साहब, ब्राइटनेस उसने इतनी बढ़ा रखी थी कि कुछ सही से दिखा भी नहीं। इसलिए भाई साहब मैं बार बार कह रहा हूँ कि सतर्क रहे और खूब मोल भाव करें। ज़्यादा जानकारी के लिए गुलमर्ग की प्रॉपर वीडियो पहले से डली हुई है, चाहे तो उसको देख सकते हैं। अब गुलमर्ग गोंडोला की तरफ चलते हैं। गोंडोला मतलब रोपवे, जो टैक्सी स्टैंड से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल भी जा सकते हैं। रास्ते में जाते वक्त JKTDC की हट्स और होटल देखने को मिलेंगे। गुलमर्ग में JKTDC के टूरिस्ट बंगलो आलमबल और गुलमर्ग हटमैंड्स नाम से 2 होटल हैं। यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है वहाँ देख सकते हैं कि कौन से रूम का किराया कितना है। गुलमर्ग में मौसम सही होने पर हेलीकॉप्टर राइड भी होती है।
साइट सीइंग के 8,500, पिकअप और ड्रॉप के 1,500 रुपये लगते हैं, जिससे अफरवात माउंटेन की 4,300 मीटर की ऊंचाई का नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन ये तभी उड़ेगा जब मौसम ठीक हो। गोंडोला के पास ये कुछ होटल्स हैं प्राइवेट, इनमें ज़्यादातर के प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे खैबर हिमालयन रिजॉर्ट एंड स्पा, हिलटॉप, ग्रैंड मुमताज़ रिसोर्ट्स आदि। इनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, लेकिन जेके टीडीसी से नहीं बल्कि दूसरी वेबसाइट से हो जाती है। जब आप गूगल पर डालोगे तो इनकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। विंटर में स्नोफॉल सीजन के दौरान आ रहे हैं तो कई दिन पहले इनकी बुकिंग ऑनलाइन ज़रूर करा कर रखें, वरना मौके पर तुरंत जाकर ढूंढोगे तो मिलना काफ़ी मुश्किल है। हम बिना बुकिंग के आए थे, करीब 1 घंटे तक ऐसे ही होटल ढूंढते रहे। बहुत महंगे कमरे थे। अंत में थक कर एक रूम मिला जो 5,000 रुपये में था। मजबूरी थी यार, क्या करते। अंधेरा होने लगा था, ठंड बढ़ गई थी और स्नोफॉल का खतरा भी था। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो हमने कमरा ले लिया 5,000 रुपये में। महंगा तो था, लेकिन एक बात ये भी थी कि ब्रेकफास्ट इंक्लूड था इसमें, और सोने के गद्दे, मतलब जहाँ मैं सोना था रात को उसके नीचे इलेक्ट्रिक वार्मर लगा था, जिससे गद्दे गर्म थे, तो हमें रात को ठंड नहीं लगी। बाथरूम में गीजर की भी सुविधा थी। अगले दिन हम होटल से गुलमर्ग गोंडोला की तरफ निकल गए। गोंडोला बोले तो जैसे पहले बताया रोपवे या केबल कार, जिसको मैं उड़न खटोला बोलता हूँ। इसकी राइड के लिए टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। आगे जब आप देखोगे तो इसके फेमस होने का कारण पता चल जाएगा। होटल से थोड़ी ही दूरी पर ये गोंडोला बना है, यहाँ से एंट्री करके आगे जाते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग जम्मू कश्मीर केबल कार .com से होती है। एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करके आना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप यहीं से टिकट लोगे तो पहली बात तो मिलेंगे नहीं, और अगर मिल भी गए 1% तो भाई साहब इतनी लंबी लाइन होगी कि आपको मतलब घंटों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। वैसे मैंने सुना था कि अब सिर्फ ऑनलाइन ही बुकिंग कर दी गई है, ऑफलाइन का यहाँ सिस्टम नहीं है। लेकिन ऑफलाइन भी कुछ टिकट शायद मिलते हो, कंफर्म नहीं है। वैसे शाम 5 बजे तत्काल बुकिंग भी खुलती है रोज़, पर उसमें भी टिकट मिलने की गारंटी नहीं है, इसलिए बेस्ट तरीका है ऑनलाइन। फेज़ 1 गुलमर्ग से कोंगडोर तक जाने आने का टिकट 800 रुपये, और फेज़ 2 कोंगडोर से अफरवाद पीक के लगेंगे 1,000 रुपये। ये प्राइस समय और सीजन के अनुसार ऊपर नीचे होते रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट देखिए। 3 साल तक के बच्चों का टिकट फ्री है। रोपवे 2 स्टेप्स में चलता है, 2 चरणों में। जहाँ से रोपवे शुरू हो रहा है वो गुलमर्ग है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 2,600 मीटर है। फेज़ 1 का ये उड़न खटोला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। इसमें घने देवदार के पेड़, बर्फीले पहाड़ और नीचे बकरवाल के घर दिखाई देंगे। बकरवाल वही जो भेड़ बकरी चराते हैं। सर्दियों में ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। रोपवे की टाइमिंग विंटर और समर में अलग अलग है। विंटर में शायद सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, लेकिन लास्ट टिकट 3 से 3:30 बजे तक ही मिलता है। हम रोपवे से ऊपर पहुंच गए। यहाँ पर फेज़ 1 कंप्लीट होता है। ये कोंगडोर है जो 3,068 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ स्नो पर कई एक्टिविटी होती है, जैसे स्कीइंग, स्लेज, एटीवी, स्नो बाइक आदि। नीचे के मुकाबले यहाँ एडवेंचर करना सही है, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है और ढलान भी है। लेकिन कुछ भी एक्टिविटी करने से पहले रेट ज़रूर मालूम कर लेना, और जितना वो बोले उससे काफ़ी कम करने का प्रयास करना। फैमिली और बुज़ुर्ग लोग ज़्यादातर इसी पॉइंट तक आते हैं। लेकिन अगर आपको और एडवेंचर चाहिए और ऊंचे पहाड़ तक जाना है तो यहीं से फेज़ 2 का टिकट लेकर ऊपर जा सकते हैं। फेज़ 2 कोंगडोर से अफरवाद की करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ये करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है। पहुंचने में 12 मिनट के आसपास लगते हैं। इस बीच आप 19 टावरों से गुजरोगे। जो नज़ारा आपको दिखाई देगा ना, वो किसी जन्नत से कम नहीं होगा। यहाँ आकर कश्मीर की रियल ब्यूटी दिखती है। बर्फ़ से ढके इन पहाड़ों को आप कभी नहीं भूल पाओगे और बार बार कश्मीर आने का मन करेगा। मैं भी तो जब गया था उसके बाद से हर साल ये रहता है कि यार अब जाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता। सर्दियों में यहाँ 10 से 12 फीट तक बर्फ़ होती है।
रोपवे के साथ साथ साइड में चेयर लिफ्ट भी देख सकते हैं। इसमें 90 चेयर लिफ्ट हैं। देखिए गुलमर्ग कोई मामूली जगह नहीं है, ये स्की करने के दुनिया के 7 सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यहाँ इंटरनेशनल खेल और स्की कंपटीशन भी होते हैं। गुलमर्ग का ये रोपवे ऊंचाई और लंबाई के मामले में एशिया में पहले और दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। तो सोचो जब आप इसमें राइड करोगे तो कितनी बड़ी बात होगी कि आप दुनिया के सेकंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोपवे में बैठे हो। केबिन में एक बार में 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब हम पहुंच गए अफरवाद पीक पर, यानी कि फेज 2 के लास्ट पॉइंट पर, जो लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। चारों तरफ देखो क्या कमाल का नज़ारा है, किसी सपने जैसे। चूँकि ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए बीपी, अस्थमा, दिल की बीमारी या ऊंचाई से जिनको डर लगता है वो लोग इस पीक पर आने से बचे। ऐसा नीचे लिखा भी रहता है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है इसलिए सांस फूल सकती है। एक्साइटमेंट में ज़्यादा भागदौड़ ना करें, बर्फ़ पर धूप पड़ने से आंखों में चुभती है, इसलिए सनग्लासेस भी ज़रूर पहने। गर्मियों में भी यहाँ ठंडी रहती है। अगर मौसम ख़राब हो जाए तो फेज़ 2 कभी कभी बंद भी हो सकता है। यहाँ घूमने के बाद हम वापस नीचे चलते हैं। गुलमर्ग सही से घूमने के लिए कम से कम एक रात यहाँ ज़रूर स्टे करना चाहिए, क्योंकि तभी आप आसपास सब चीज़ों को जो पास पास है उसको देख पाओगे। लेकिन अगर सेम डे वापस जाना है तो गोंडोलों से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर बस या टैक्सी स्टैंड पर आना होगा। समय से पहुंचने के लिए, टाइम से मतलब जाने के लिए 3 बजे के आसपास गुलमर्ग से तंगमर्ग के लिए टैक्सी ले लीजिए, क्योंकि फिर टैक्सी चेंज करके श्रीनगर भी तो जाना है ना, जिसमें समय लगेगा। और बर्फ़ के चलते अगर ट्रैफिक लग गया तो ये टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा, आप रास्ते में ही फंसे रहोगे। इसलिए समय से निकले गुलमर्ग से 3 बजे के आसपास, 3 साढ़े 3। श्रीनगर में टैक्सी मंडी बस स्टैंड तक छोड़ेगी। कुछ गाड़ी डलगेट भी जा सकती है। वहाँ से फिर पैदल, इलेक्ट्रिक बस या ऑटो लेकर अपने होटल पहुँच जाइए। श्रीनगर हम आ गए। देखिए श्रीनगर एक सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग जाने के लिए श्रीनगर से ही जाना होता है। ऐसा नहीं कि आप गुलमर्ग से पहलगाम चले जाएं या पहलगाम से सोनमर्ग। तो चले दूसरी टूरिस्ट लोकेशन पर चलते हैं, जो है पहलगाम। श्रीनगर से पहलगाम करीब 90 किलोमीटर है। पहुंचने में 2 घंटे के आसपास लगते हैं। अगर आप सस्ते में जाना चाहते हैं तो फिर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना होगा। इसके लिए पहले हम डलगेट चौराहे पर पहुंचेंगे। वहां से 120 रुपये पर पर्सन में अनंतनाग के लिए शेयरिंग टैक्सी मिलेगी। पहलगाम अनंतनाग ज़िले में है, जो श्रीनगर से 57 किलोमीटर है। एक घंटे में अनंतनाग पहुंच जाएंगे। वहां S&DN सूमो ड्राइवर्स ट्रेड यूनियन का टैक्सी स्टैंड है। बस स्टैंड भी उसी के पास है। अनंतनाग से पहलगाम 47 किलोमीटर रह जाता है, जिसके लिए शेयरिंग गाड़ी में 100 से 120 रुपये लगते हैं। विंटर में इस रास्ते पर भरपूर स्नो मिलती है। जाते समय एप्पल के गार्डन, क्रिकेट बैट कंपनी और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आपको और सस्ते में पहलगाम जाना है तो एक तरीका है, वो है कि श्रीनगर से 20 रुपये में इलेक्ट्रिक बस पकड़कर श्रीनगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। वहां से ट्रेन पकड़कर अनंतनाग उतरना होगा। ट्रेन टिकट करीब 20 रुपये है। फिर 100 रुपये शेयरिंग टैक्सी में देकर पहलगाम पहुंच जाइए। इस तरह श्रीनगर से पहलगाम 140 रुपये में आप पहुंच गए। है ना सस्ता तरीका।
देखिए सब ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, आपके ऊपर है कि आपको कितने रुपए खर्च करने हैं। लेकिन ज़्यादातर टूरिस्टों का बजट थोड़ा कम रहता है, वो किफ़ायती बजट चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने तरीके बता दिए। अगर आप और घूमते घूमते कुछ और टूरिस्ट मिल जाते हैं तो एक ग्रुप बना लीजिए, फिर श्रीनगर से डायरेक्ट पहलगाम के लिए शेयरिंग टैक्सी कर लीजिए, जिसका किराया 500 रुपये पर पर्सन के आसपास लगेगा। अगर आपके साथ फैमिली है तो प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जिसके श्रीनगर से पहलगाम 4 सीटर के 2500 से 3000 और 7 सीटर के 3000 से 3500 रुपये चार्ज लगते हैं। सेम डे वापस भी आना है तो 500 से 1000 रुपये और जोड़ लीजिए। श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए भी प्राइवेट कार का किराया इसी के आसपास रहता है। पहलगाम पहुंच गए, यहाँ रुकने के लिए JKTDC के होटलों को ट्राई कर सकते हैं। इनके 3 होटल हैं, होटल एल्पाइन, पहलगाम रिजोर्ट और क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर, जिसमें 2450 रुपये से कमरे मिलना शुरू हो जाते हैं। पहलगाम में घूमने की कई जगह हैं, उनमें से पास में 6 किलोमीटर दूरी पर बाइसरन वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहाँ के लिए पहलगाम से घोड़े खच्चर मिल जाते हैं, जिसके वो 2 से 3000 रुपये राउंड ट्रिप मांगते हैं, पर आप 1000 रुपये या उससे भी कम करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पैदल भी जा सकते हैं। बाइसरन में घने जंगलों के बीच खुला मैदान है। एंट्री फीस 35 रुपये है। यहाँ 350 रुपये में जिप लाइन भी हो जाती है। पहलगाम लोकल साइट सीन घूमने के लिए यहाँ की यूनियन की गाड़ी लेनी होगी। पहलगाम से आरू वैली 12 किलोमीटर, चंदनवाड़ी 16 और बेताब वैली 7 किलोमीटर है। इनमें से कोई सी भी जगह घूम सकते हैं। बेताब वैली का नाम सनी देओल की फिल्म बेताब से आया है, जो 1983 में रिलीज हुई थी। उस फिल्म के कुछ सीन की शूटिंग पहलगाम में हुई थी और बेताब वैली में भी, इसलिए इस घाटी का ये नाम हुआ। बर्फबारी के समय ये वैली गजब की लगती है। देखो तो सही कितना शानदार व्यू है। अगर समय कम हो और पहलगाम की किसी एक जगह पर घूमना हो तो यहाँ आ सकते हैं। पहलगाम से बेताब वैली जाने का किराया वैन से जाते हैं तो 900 रुपये और इको गाड़ी से 1000 रुपये लगते हैं। बाकी लिस्ट में देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए यूनियन टैक्सी मिलती है। चलिए अब कश्मीर के लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं, वो है सोनमर्ग। इसके लिए श्रीनगर आना होगा। श्रीनगर से सोनमर्ग 80 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचने के लिए पहले हमें डल लेक के पास से 13 नंबर की बस पकड़कर गांदरबल जाना है। किराया 30 रुपये है। श्रीनगर से गांदरबल 18 किलोमीटर है, जिसमें आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगता है। फिर गांदरबल से कंगन के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति में टैक्सी मिल जाती है। अगर श्रीनगर से गांदरबल की बस ना मिले तो 6 नंबर की बस पकड़कर 20 रुपये में मंडी बस स्टैंड पहुंच जाइए, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। वहां से कई जगहों के लिए बस मिल जाती हैं। मंडी से कंगन बस किराया 50 रुपये है। कंगन पहुंचने के बाद सोनमर्ग के लिए 120 रुपये पर पर्सन में सूमो, टवेरा जैसी गाड़ियाँ टैक्सियाँ मिल जाती हैं। ऐसा करके आप सोनमर्ग पहुँच गए। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि टूरिस्ट के पीक सीजन में जम्मू कश्मीर सरकार को गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और बाकी फेमस जगहों के लिए यातायात को थोड़ा आसान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगह जगह गाड़ी बदलते फिरो, इससे पर्यटकों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। कई लोग इन्हीं परेशानियों के चलते सही से कश्मीर नहीं घूम पाते। खैर फ़िलहाल तो यही व्यवस्था है, बाकी आने वाले समय में कुछ हो जाए तो बात अलग है। वैसे लगता नहीं कि कुछ चेंज होगा बाद में भी ये यातायात को लेकर, मतलब वाहनों को लेकर। तो मित्रों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर सही जानकारी पता हो तो कश्मीर घूमना बहुत आसान है। एक सिंगल वीडियो में कश्मीर को समेटना मुश्किल है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय में सही डिटेल दे पाऊँ। कंप्लीट जानकारी के लिए चैनल पर कश्मीर सीरीज़ के 27 एपिसोड्स पहले से ही अपलोड हैं, जिनमें हर बारीकी को बताया गया है। तो चलें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहा क्या आपका?